दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। क्या कह रहा है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। जब किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तब यह अपने अवयवी रंगों में प्रकाश में बट जाता है। ठीक है, अपने अवयवी रंगों में अलग अलग बट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो जो श्वेत रंग प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब भी श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर गिरेगी तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ठीक, विभिन्न रंगों के समूहों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूहों को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो 1 नंबर में पूछ लेगा स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारे 7 रंग कौन से होते हैं, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब इसमें जो हमारा लैम्बडा होता है, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 43 से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, लाल रंग की कितनी होती है, 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक तरंगदैर्ध्य होती है। तो हमने देखा एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, 10⁻�9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर में बदलना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻1 का। ठीक है, जैसे 7000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, इसको मेरे को लेके जाना है मीटर में, तो क्या करेंगे 7000 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब मेरे को अगर बोला जाए कि 7000 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करो। ठीक है, तो क्या करोगे आप 7000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो n होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 लैम्बडा। ठीक है, और एक n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या लैम्बडा m, मतलब n डेल्टा m पर डायरेक्टली निर्भर करता है और n लैम्बडा पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो n इसके इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, s के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा m। इसका क्या मतलब है, पिछली वीडियो में मेरे पास बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं। अगर जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा उसका विचरण कोण सबसे कम। तो देखो लाल रंग के लिए लैम्बडा सबसे ज़्यादा होता है तो इसका विचरण कोण सबसे कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम डेल्टा m, सबसे बाहर की तरफ हमारा आ रहा है लाल रंग। कौन सा रंग आ रहा है, लाल रंग। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो कोण है वो सबसे कम है। अगर मैं नीले रंग की बात करूँ तो नीले रंग का विचरण कोण सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी लैम्बडा सबसे कम होती है, तो इसका विचरण कोण कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। तो रटना नहीं है, बस इस फॉर्मूले को देख लेना है। फॉर्मूले याद रखने, एक ये और एक ये। तो बस देख लेना, लैम्बडा जिसके लिए ज़्यादा उसका विचरण कोण सबसे कम, मतलब लाल रंग का सबसे कम, और जिसका लैम्बडा सबसे ज़्यादा वो सबसे कम नीले रंग के लिए, तो उसका लैम्बडा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का कारण। किसी भी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तन प्रिज्म के प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं रिलेशन, और यहाँ से आपका डेल्टा m डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 लैम्बडा। यहाँ से ये आपको याद हो जाएंगे, ये पिछले वीडियो में काम आएंगे, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। अगला देखते हैं, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्नियोजन। अब जैसे मैंने एक प्रिज्म लिया, उसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो किरण है वो फिर से यूनाइट हो जाए, फिर से एकत्रित हो जाए। तो क्या करेंगे, हम एक प्रिज्म लेंगे और जस्ट उसके रिवर्स में, जस्ट उसके उल्टे हम एक प्रिज्म और लगा देंगे, उसको पास रख देंगे। तो यह सबसे पहले 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। फिर दूसरे प्रिज्म पर जब पड़ेगा ये 7 रंगों को मिला करके फिर से श्वेत प्रकाश दे देगा। ठीक है, तो यही है स्पेक्ट्रम का पुनर्नियोजन। न्यूटन ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि वर्णक्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुनः संयोजित होकर या इकट्ठे होकर श्वेत प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। और किस तरीके से, 2 प्रिज्म लेंगे, दोनों को अपोजिट लगा देंगे और बस हमारा प्रिज्म का प्रकाश कैसा हो जाएगा, फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्नियोजन। हमारा अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष बनता कैसे है, सबसे पहले देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। ठीक है, जैसे प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब जो कोई श्वेत प्रकाश होता है
वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बर्ड विक्षेपण। तो एक बर्ड विक्षेपण का उदाहरण है कौन, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना बर्ड विक्षेपण का उदाहरण है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक, वर्षा के बाद जल की बूंदें वायुमंडल में प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे कि जैसे वर्षा हो जाती है तो वायुमंडल में जो बूंदें होती हैं सस्पेंडेड या जो लटकी हुई बूंदें होती हैं वह प्रिज्म की भांति कार्य करेंगी। तो जब प्रिज्म की भांति कार्य करेंगी तो उस पर जब वो कोई किरण पड़ेगी तो वह अपने प्रकार 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। अब वो देखते हैं आगे की तरफ क्या है। अब जो हमारे इंद्रधनुष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारंभिक और एक होता है द्वितीयक। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक इंद्रधनुष में पहले देख लेते हैं। ये हमारा प्रारंभिक इंद्रधनुष है और ये हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक श्वेत प्रकाश किरणाई कहाँ पर, ये बूंद है, वर्षा की बूंद है, उस पर टकराने के बाद में अपवर्तित होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम, तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये यहाँ पर आकर के टकरा जाएगी। ठीक है, अब देखो टकराने के बाद में ये वापस लौट गई। ये हो रहा है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता था कि जब कोई किरण सघन माध्यम में अगर चलती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो भी सघन माध्यम में। ठीक है, पहले विरल माध्यम से आ रही थी पर वह अपने मार्ग में से विरल में न जा करके जानी चाहिए थी विरल में, पर वह सघन में ही वापस लौट गई, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर उसके बाद यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद बाहर चली गई, तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे भी अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोलते हैं प्रारंभिक। अब इसमें क्या है, प्रारंभिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितने बार होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है पहले में। ये अधिक चमकीला भी होता है। पर जो हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें क्या होता है कि 2 बार तो अपवर्तन होगा, इसमें 2 बार अपवर्तन होगा और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, ये है हमारा, तो हमारा इम्पोर्टेंट ये वाला इंद्रधनुष होता है और ये हमारा अधिक चमकीला भी होता है। अब देखो यहाँ पर हुआ हमारा विक्षेपण, क्यों कि यहाँ पर जो है हमारी जो प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। इसे क्या बोलते हैं, बर्ड विक्षेपण। तो इंद्रधनुष बनने में 3 क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इंद्रधनुष बनने में 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले अपवर्तन होगा, फिर बर्ड विक्षेपण होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बर्ड विक्षेपण होगा, और फिर होगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर से अपवर्तन हो जाएगा। तो मेनली 3 है, अपवर्तन, बर्ड विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली परतों का घनत्व व ताप निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जैसे तारों से दूरी लेकर के हमारी पृथ्वी तक की जो घनत्व है, परतों का घनत्व है, वो निरंतर बदलता रहता है, घनत्व व ताप। अब जैसे मान लो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहीं हो सकता है कि बहुत ठंडा हो, कहीं हो सकता है बहुत गर्म हो। तो जो परतें ठंडी होती हैं वह कैसे सघन माध्यम की तरह कार्य करती हैं और जो परतें गर्म होती हैं वह विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं। तो वह प्रकाश किरणें जब आती हैं तो उनका अपवर्तन होता रहता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते, पृथ्वी के वायुमंडल में जाने वाली परतों का घनत्व व ताप निरंतर परिवर्तित होता है, जिससे परिणाम स्वरूप उनका अपवर्तनांक भी बढ़ता या बदलता रहता है। अतः इन परतों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन कब होता है, जब उस प्रकाश किरण को सघन और विरल माध्यम मिलते हैं तब अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। ठीक, उदाहरण क्या है, तारों का टिमटिमाना। ये आप अपने टॉपिक से पढ़ सकते हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।